नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम में पहले अध्याय के बचे हुए भाग को फिर से देखेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने जब अध्याय शुरू किया था, उस अध्याय का नाम क्या था बच्चों? पटना से नाथुला की यात्रा, पाठ 1 में, है ना? याद आया? बिल्कुल। और वहाँ क्या हुआ था बच्चों? सबसे पहले पटना जंक्शन से ट्रेन चली थी, बहुत ठंड वाली रात थी, है ना? और उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर यात्रा रुकी नहीं थी, वहाँ लोग उतर गए थे और वहाँ से वो टाइगर हिल्स तक गए। वहाँ से उन्होंने कंचनजंगा, जो आपके सामने दिख रहा है ना? देख रहे हैं आप लोग कि कंचनजंगा की ये जो पहाड़ियाँ हैं, आप से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? कितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ। और जब सुबह हुआ तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे रंग बिखरे देखे कि जैसे जैसे आसमान पर सूरज चढ़ता जाता है, पहाड़ी का रंग बदलता जाता है। वहाँ बहुत रोमांच का अनुभव हुआ, काफ़ी खूबसूरती, मनोहर दिख रहा था, है ना? फिर उसके बाद वहाँ से कहाँ कहाँ गए थे सब लोग घूमने? सब लोग गए थे पर्वतारोहण संस्थान घूमने गए। और वहाँ उन्होंने ये देखा कि जब हम लोग बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों पर चढ़ने जाते हैं तो कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है और किस तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, किस तरह से अपने आप को वहाँ अच्छे से वहाँ तक पहुँच जाएं, उसके लिए कौन कौन सी तैयारियाँ करनी पड़ती है। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे औजार भी चाहिए होते हैं, गर्म कपड़े चाहिए होते हैं और तरह तरह की टोपियाँ उन्होंने रखी थी। तो आपने देखा था, आपको अब तो सब कुछ याद आ गया होगा। अब हम लोग आगे इसी क्रम में, इसी यात्रा के क्रम में हम लोग आगे कहाँ पहुँचे हैं, ये हम लोग देखेंगे और इसके बारे में भी ढेर सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी यात्रा बाकी है बच्चों और अभी नाथुला तक पहुँचे नहीं हैं। चलिए, इस यात्रा में और कौन कौन से पड़ाव आए, कौन कौन सी जगहें आईं, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते चलते हैं। आइए हम लोग चलते हैं आगे। बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है दार्जिलिंग की। क्योंकि हमने चाय बागान की भी बात की थी और आप देख रहे हैं कि यहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चाय की खेती की जा रही है। यहाँ चाय के बागान लगाए गए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक चाय का पौधा 50 सालों तक जिंदा रहता है, यानी कि 50 सालों तक वो पौधा पत्तियां देता रहता है। और उन पत्तियों को आपने देखा था कि महिलाएं हाथों से तोड़ती हैं और पत्तियों को तोड़ने का जो प्रक्रिया है वो सुबह के समय ही किया जाता है, ताकि पत्तियों के अंदर जो नमी और खुशबू उसकी बनी रहे। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में ये शहर बसा हुआ है। कि और यहाँ हमने और क्या देखा था बच्चों पिछले अध्याय में, कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल हुआ था। और जब रोपवे से जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बादलों के बीच से गुजर रहे हैं, है ना? याद आया? तो यहाँ भी आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये पूरा शहर बादलों की गोद में बसा हुआ नज़र आता है। और जो पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ जमे हुए हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़ चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अपने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक भी एक जगह का नाम है। देखिए, गंगटोक समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। गंगटोक क्या है बच्चों? सिक्किम की राजधानी, है ना? आपने याद भी किया है। यह पहाड़ों के ढलानों पर
विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियाँ। कतार क्या होता है बच्चों? एक लाइन में, है ना। तो शहर के अंदर कहीं गंदगी यानी कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं था। मतलब ये बहुत ही साफ सुथरा शहर है। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डिब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता है। इसका अर्थ है कि इस वर्णन में हमने ये जाना कि वहाँ ये जो शहर है वो बहुत ही साफ सुथरा है और सभी लोग कचरे के डब्बे को रखते हैं ताकि जो भी कचरा हो उसमें डालें और इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। कि शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नज़ारा, साफ सुथरी सड़क के किनारे फूलों भरे पौधे से सुंदर सजावट, दोनों तरफ सजी धजी दुकानें, सड़क के किनारे लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफ़ी की चुस्कियों का मज़ा ही कुछ और था। कहने का अर्थ है कि ये जो वर्णन है कि सड़कों के किनारे फूलों भरे पौधे और अगर चलते चलते कोई थक जाए तो वो इन लोहे और लकड़ी पत्थरों से बने बेंच पर बैठ सकता है। साथ ही यहाँ चाय कॉफ़ी यानी कि ये काफ़ी ठंडी जगह है और चाय और कॉफ़ी अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो यहाँ इस तरह से बहुत ही सुकून और आनंद का अनुभव इन्हें हो रहा था। तरह तरह के फूल के पौधे से सुसज्जित इस सड़क का दृश्य देखते ही बनता था। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के किनारे इस सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। तभी तो लगा कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर और साफ सुथरी जगह थी। अब यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो सबसे पहले आपको ऐसा वातावरण बनाने के लिए घर के आसपास पूर्णतः साफ सुथरा वातावरण बनाना होगा। चीज़ें व्यवस्थित करनी होंगी कि अगर हम कचरा डालें तो कूड़ेदान में ही डालें। फिर घर के आसपास तरह तरह के फूल एवं पौधों को सुसज्जित ढंग से लगाना होगा। पगडंडियों को प्लास्टर या सोलिंग करवाना होगा ताकि लोग उधर से आए जाएं। बैठने के लिए लकड़ी, लोहे, पत्थरों से बने बेंचों की व्यवस्था करनी होगी और पार्क जैसी व्यवस्था भी करनी होगी जिसमें फूलों की सिंचाई, सफाई तथा पगडंडियों की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। पार्क में बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी करनी होगी। तभी हम अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। यहाँ तीस्ता मुख्य नदी है और यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। ये जातियों का प्रकार है बच्चों, जहाँ ये जातियाँ रहती हैं सिक्किम में। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मॉन्टेसरी आदि देखा। रूमटेक मॉन्टेसरी करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। जितने भी बौद्ध होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, वो एक बार यहाँ जाना ज़रूर चाहते हैं कि अपने जीवन में एक बार रूमटेक मॉन्टेसरी यानी कि करमापा बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो आप देख रहे हैं चित्र में ये महिलाएं कितना रंग बिरंगा परिधान पहनी हैं और आभूषण भी पहनी हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि सिक्किम के लोग कैसे होते हैं। तो सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है। तो आपने यहाँ जाना कि यहाँ लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं।
यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। महिलाओं को भी आपने देखा कि ये रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं और आभूषण, स्वर्ण आभूषण जिसमें मनके उनके लगे होते हैं, तो वो भी पहनना पसंद करती हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा मेहनती भी होती हैं, क्योंकि एक तो विषम परिस्थिति, इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पड़ती है और उसमें अपने जीवन को बचा कर रखना, अपने जीवन को चलाना कितना अद्भुत अनुभव होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब एक दिन हम लोग गैंगटॉक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। बच्चों, अब वो मंजिल आ गई, नाथुला, है ना। तो कई जगह कई सारी जानकारियाँ प्राप्त करते करते आखिर सब लोग नाथुला घूमने गए। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे ये लोग गैंगटॉक से आगे बढ़े और ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। सांप देखा है आपने कैसे चलता है? उसी तरह ये सड़कें भी दिखाई पड़ रही थीं। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई। जब उसको देखिएगा तो मन घबराने लगता है गहरी खाइयाँ देखकर। आखिर नाथुला आ गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था, यानी कि वो चीन तो हमारा पड़ोसी राज्य है, तिब्बत भी, नेपाल भी, है ना। तो बाकी देश के भी झंडे वहाँ से नज़र आ रहे थे, लेकिन चीन का झंडा सबसे पहले नज़र आया। तो आपने देखा कि एक ही पहाड़, भारत में उसका कुछ और नाम है, नेपाल में कुछ और नाम है, तिब्बत में कुछ और नाम है ना। क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि इसकी श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ तक फैली हैं। बच्चों, अब आपको ये बताना है, हमारे देश में जो सैनिक हैं वो देश की रक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर सैनिक हम सभी लोगों का, यानी जो गए थे वहाँ घूमने, उन सभी लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। तो ये बता रहे थे कि आपको कैसे चलना है, कैसे वहाँ तक जाना है। जब बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियाँ भी चलना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगी। सैनिक बर्फ पर न चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ने को कह रहे थे। अब वहाँ जो सैनिक थे वो सभी कुछ दिशा निर्देश दे रहे थे कि कैसे आपको ऊपर चढ़ना है, कहाँ रुकना है, दौड़ना नहीं है। अब बच्चों को भी दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था। बच्चे तो बच्चे ठहरे, भला कहाँ रुकने वाले थे। तब तक जो बच्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था दौड़ दौड़ कर, वो बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप ले जाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सैनिकों ने उसे तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ होकर वापस आ गया। बच्चों, आपको बताना है कि वह बच्चा क्यों बेहोश हुआ। अब नाथुला जो जगह है समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बताइए, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी वहाँ, क्योंकि जब जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन कम होता जाता है। अब इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए सांस लेने में वहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी और 50-60 सीढ़ियाँ भी चढ़ना मुश्किल हो गया था। सांस फूलने लगी थी और सैनिक बर्फ़ पर न चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ने को कह रहे थे। वह बच्चा दौड़ रहा था और दौड़ने की वजह से उसके शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का अभाव हो गया और जिससे बच्चा
बेहोश हो गया। बच्चा कुछ देर बाद स्वस्थ हुआ, है ना। तो यही कारण था कि बच्चा बेहोश हो गया था। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। ये सिल्क मार्ग क्या होता है बच्चों? देखिए, सिल्क रूट, जिसको भी हम लोग सिल्क रूट भी कहते हैं, ये एक व्यापारिक मार्ग था। मतलब उस दूसरे तरफ के देश के लोग उसी रास्ते से भारत आते थे। तो चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्रा, नालंदा और बोध गया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू हुई। तो बच्चों, यात्रा तो वापस की शुरू हुई, लेकिन उसके पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको पता है कि सिल्क मार्ग या सिल्क रूट इसे क्यों कहते हैं? बताइए, क्या आप जानते हैं? कुछ बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि सिल्क रूट वो नाथुला में एक दर्रा है, एक रास्ता है, पहाड़ों के बीच का रास्ता, जो प्राचीन काल में यहाँ से चीन से लोग भारत आते थे और भारत से फिर चीन जाते थे। यहाँ पे सिल्क का व्यापार होता था, सिल्क कपड़े का व्यापार यहाँ से होता था। तो चूँकि यहाँ से लाया और ले जाया जाता था, चीन से ये आता था और फिर यहाँ के व्यापारी वापस उसी रास्ते से चीन जाते थे। तो ये जो रास्ता है, उसी व्यापार के कारण सिल्क के व्यापार के कारण सिल्क रूट या सिल्क मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बहुत ही दुर्गम रास्ता था, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच से और इतनी ऊंचाई पर स्थित था, और ये प्राचीन काल से इसी रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है। आज भी इस रास्ते को देखा जा सकता है। लोग इसे पर्यटन स्थल के रूप में देखने जाते हैं। तो ये जो है, ये सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया होगा? आपने देखा था कि एक तरफ भारत का झंडा, दूसरी तरफ चीन का झंडा था। तो सीमा पर ये झंडे क्यों फहराए जाते हैं? तो भारतीय सीमा यह इंगित करता है, यह दर्शाता है कि यहाँ से हमारी भूमि यानी भारत की भूमि है, जिसकी रक्षा के लिए हम सभी वीर सैनिक सतत तैयार हैं। भला अपनी संपदा या भूमि पर किसको गर्व नहीं होगा? ऐसी भावना के साथ भारतीय सीमा पर वीर सैनिकों ने तिरंगा फहराया होगा। अर्थात जब हम तिरंगा फहरा देते हैं, यानी कि किसी भी देश का झंडा जब वहाँ तक फहराया होता है, तो वो एक सीमा रेखा निर्धारित करता है कि यहाँ तक हमारी भूमि है। इसी कारण से सैनिक जो हैं तिरंगा झंडा हर जगह लगाते हैं कि यहाँ तक हमारे भारत देश का सीमा रेखा है, और वहाँ से वो उसकी सुरक्षा भी करते रहते हैं और उसको देखते भी रहते हैं कि दूसरे देश के लोग तो नहीं आ जा रहे हैं इधर। तो इसलिए इस झंडे का बड़ा महत्व है। ये अपनापन, प्रेम, सौहार्द और अधिकार का प्रतीक है कि जहाँ तक झंडा है वहाँ तक हमारी सीमा रेखा है, हमारा क्षेत्र है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि क्या आपने किसी और देश का झंडा देखा है? कहाँ का देखा है बताइए। और अगर आपने देखा है तो उसका नाम लिखिए और झंडे का चित्र बनाइए। बच्चों, आपको अपने कॉपी में झंडे का चित्र बनाना है। तो आपने देखा है भारत देश का झंडा, इसके अलावे चीन का भी झंडा देखा, तो आप चित्र बनाइए भारत का भी और चीन का भी। बच्चों, आज आपने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की है ना। आप कहाँ कहाँ गए? दार्जिलिंग, गैंगटॉक और अंत में नाथुला। और नाथुला के
सिल्क रूट के बारे में भी आपने जाना, उसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपने जाना, और यहाँ कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन सी सुंदरता है, क्या क्या यहाँ हो रहा है, ये सब भी आपने देखा कि ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ जो रास्ता था सिल्क रूट यानी सिल्क मार्ग, वो प्राचीन काल से ही बना हुआ है, लोग उसे देखने जाते हैं। इस तरह आपने देखा कि कंचनजंगा की जो पहाड़ी है और दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है, वहाँ जो रोपवे है, इन सभी के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आपने मेरे साथ साथ इन जगहों का भ्रमण भी किया। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नया अध्याय और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप आज के किए गए इस अध्याय में दिए गए कार्य को पूरा कीजिए, कुछ याद कीजिए, कुछ अपनी जानकारियाँ जोड़िए और पढ़ाई को जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।